Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, all of you. Linear equation. निर्देशांक ज्यामिति पर पूरा विश्लेषण हम कर चुके हैं, ठीक है। Yes, और sir. फिर आगे बढ़ रहे हैं दूसरे पार्ट की ओर, दोनों को एक ही साथ मिला लेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मानते हैं कि 100 रुपए के, ठीक है, कुछ पेन लिए गए और कुछ पेन लिए गए वो एक्स है, और एक पेन 10 रुपए का है, ठीक है। 10 रुपए के कुछ पेन, 100 रुपए खर्च हो गए, है ना। तो देखें, Yes, sir. 10 रुपए का एक पेन है और कुछ पेन है, एक्स पता नहीं, और सब रुपीज और एक्सपेंस, ठीक है। एक इक्वेशन बन रही है आसानी से, 10 रुपए का एक पेन और कुछ पेन 100 रुपए के मिले, तो कितने पेन हैं? हाँ, ठीक है। तो कहा ये गया कुछ पेन है, एक पेन 10 रुपए का है, सभी पेन मिलकर 100 रुपए के मिले हैं। एक वेरिएबल की इक्वेशन है, इन वन वेरिएबल ना, एक ही वेरिएबल आया और वो वेरिएबल में हमें ज्ञात करना है क्या, पेन्स की संख्या क्या है, लेट दैट बी एक्स। वो एक वेरिएबल आ रहा है, इक्वेशन बन गई, साफ दिखती है कि 10x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। एक वेरिएबल की इक्वेशन बनी, एक चर राशि है, ठीक है। एक पेन का मूल्य 10 रुपए है और 100 रुपए के पेन लिए गए हैं, तो कितने पेन हैं? एक पेन का मूल्य 10 रुपए, 100 रुपए के पेन लिए गए, ठीक है, तो कितने पेन हैं? तो लेट द नंबर ऑफ पेन्स बी एक्स। तो इक्वेशन यही है, इससे यहां पहुंचे। ये एक वेरिएबल की है, वो ये उत्तर दे रहा है क्या, x बराबर 100/10, 10 पेन लिए गए, ठीक है। एक वेरिएबल की इक्वेशन, ठीक। अब दूसरा वेरिएबल भी आ सकता है, ठीक है। ये पेन्स कंसिडर किए गए, ठीक है। अब ऐसे कर सकते हैं क्या, 5 या 500 रुपए का, 500 रुपए के कुछ बैट हैं, ठीक है। तो अब वो हमने मान लिए एक्स, ठीक है, और एक गेंद है 200 रुपए की, ठीक है, क्लियर। और गेंद ले ली गई हैं, वो भी कितनी ली गई पता नहीं, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि आ, 2000, ऐसा। तो एक इक्वेशन अब ये दो वेरिएबल में दिखाई दे रही है और हमने व्यक्त क्या किया है इसमें, देखिए, टू वेरिएबल्स, दो चर, है ना, दो चर ले रहे हैं, और वो क्या है, ये देखिए, 500 रुपए का एक बैट है, Yes, कुछ sir. बैट लिए गए हैं, और 200 रुपए की एक गेंद है, कुछ गेंदें ली गई हैं, ठीक है, क्लियर। और सब 2000 के मिल गए हैं, तो कैसे जाने? कुछ कह सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल से ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि माना कि एक्स, अगर दो बैट लिए गए तो 1000 रुपए हो गए, और माना कि 5 गेंद ली गई तो 1000 रुपए हो गए, ठीक है, क्लियर। अब 1000 और 1000 मिलके 2000 हो गए,
लेकिन एक मन में बात उठेगी यस कि सर। ऐसे हम कब तक हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। अभी आपने सवाल चूंकि खुद ही लिखा था, तो आपने जब इक्वेशन बनाई होगी तो सोच कर बनाई होगी, और इसलिए आप 2 और 5 पर तुरंत पहुंच गए। बात बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है कि यस समीकरण सर। एक है, समीकरण एक है, और चर राशियां दो हैं। ठीक है, एक्स और वाई। तो एक समीकरण से दो चर राशियों का मान कैसे दे सकते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा कब तक, कैसे। तो अगर फिर से हम कोई एक इक्वेशन और लिखें इसी में, बैट की संख्या और बॉल्स की संख्या को लेकर, एक्स वाई। ठीक है, फिर एक इक्वेशन बन जाएगी। तो जब दूसरी लिख लेंगे तो एक्स और वाई, ठीक है, मान लीजिए वाई ऐसा हो कि हमारे पास एक ऐसा भी कंसिडर किया जाता है इक्वेशन, क्या, कि x प्लस वाई बराबर 7। एक दूसरी इक्वेशन भी दी जाती, x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, 500 रुपए के बैट, ठीक है, कुछ लिए गए, 200 रुपए की एक गेंद और वो कुछ गेंदें, सब 2000 रुपए। ठीक है, अब ये भी इक्वेशन यहां पर पता चला कि अगर हमारे पास दो चर होते और समीकरण एक ही होती, तो हमारे पास ये हिट एंड ट्रायल का मेथड। अब इसकी इक्वेशन अगर बनाते तो ग्राफ बनाते, तो इक्वेशन क्या, जब ग्राफ बनाते तो पूरी लाइन बन जाएगी। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो पूरी लाइन आ जाएगी, तो इस पर तो अनंत बिंदु हैं। लेकिन हमें जो बिंदु इसका उत्तर दे रहा है वो तो केवल एक है मात्र, 2, 5, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 5। केवल यही हम लोग एक पॉइंट पा रहे हैं जो आंसर बनेगा, पॉइंट पी, कि 2, 5, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 5 हो तो ये बात सत्य साबित होगी। लेकिन इस पर तो अनंत बिंदु आ रहे हैं, इस लाइन का जब ग्राफ बनेगा अनंत बिंदु आ रहे हैं। तो ऐसे अनंत बिंदुओं में से हम एक बिंदु, अनंत बिंदुओं में से एक बिंदु कैसे ढूंढ पाएंगे। इसलिए एक दूसरी समीकरण यदि मिल जाए तो बात बन जाए। क्यों, यहाँ पर आसानी से निकल आता है, एक इक्वेशन और एक वेरिएबल तुरंत निकला। 10x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 10, तुरंत निकलता है। तो इसका अर्थ ये निकला कि अगर एक वेरिएबल में समीकरण हो एक, तो उत्तर तुरंत प्राप्त हो रहा है, किसी मेथड की जरूरत नहीं है, बस ऑपरेशन बदल जाएगा। इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, इधर एडिशन हो रहा है तो उधर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो उधर एडिशन हो जाएगा। केवल ऑपरेशन चेंज होगा, एक वेरिएबल में इक्वेशन अगर है और आसानी से निकल आ रही है। तो ध्यान इधर गया होगा विद्वानों का कि अगर ये दो वेरिएबल हैं तो वास्तव में एक लाइन बनेगी, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनेगा, और फिर उस पर हम देखेंगे कि किसी भी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, और उन अनंत बिंदुओं में से एक बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है, उन अनंत बिंदुओं में से एक बिंदु इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एक बिंदु इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम वो कैसे ढूंढ पाएंगे, और इससे पता चलता है कि यदि दूसरी इक्वेशन होती ऐसे यहां पर और इसी बिंदु पर वो इंटरसेक्ट कर जाती इस बिंदु पर, तो हमें पता चल जाता कि दोनों को सेटिस्फाई करने वाला ये बिंदु पी है, यही उत्तर बन जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन की, दूसरी समीकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है, दूसरी समीकरण की आवश्यकता। जैसे इसी सवाल में अगर हम आगे बढ़ते कि हमारे पास 500 रुपए का एक बल्ला, कुछ बल्ले हैं, 200 रुपए की एक गेंद, कुछ गेंदे हैं, दोनों का मूल्य मिलाकर 2000 रुपए है। तो कितने बल्ले और कितनी गेंदें हैं हमारे पास, ये निकालना है, हिट एंड ट्रायल किया है। लेकिन अगर ऐसा साथ में दे दिया जाता
कि बल्ले और गेंद को मिलाकर संख्या 7 है। सही में 7 थी, 2 और 5 जो उत्तर जैसा निकल रहा है। अब क्या हुआ कि हमने इस दूसरी समीकरण, दूसरे इक्वेशन की आवश्यकता पर जोर डाला कि अगर ये भी मिल जाती और ग्राफ बना देते और यहाँ पर आके इंटरसेक्ट कर जाती तो बात बन जाएगी ना। क्यों? इसमें और इसमें देखो, इसमें और इसमें 2 और 5 के लिए ये संतुष्ट है, x के मान 2 के लिए, y के मान 5 के लिए ये संतुष्ट है। यहां पर भी x के मान 2 के लिए, y के मान 5 के लिए ये संतुष्ट है। तो दोनों ही समीकरणों के जो यस ग्राफ बने रेखाओं के एक बिंदु 2,5 के लिए साइमल्टेनियसली एक साथ ये ही करो। दोनों ही समीकरण संतुष्ट हो गए हैं। तो ऐसे देखें कि अब आइडिया लगा होगा कि जब एक वेरिएबल तुरंत उत्तर देता है तो ये 2 वेरिएबल वाली जो इक्वेशन है इसमें आसानी से देख सकते हैं कि y बराबर 7 माइनस एक्स आ गया, y बराबर 7 माइनस एक्स आ गया। अब यही अगर हम यहाँ पर रख दें तो फिर पता चलेगा कि इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। देखो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, 500 गुणा x प्लस 200 गुणा y का मान आया है 7 माइनस एक्स। 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब देखिए जरा, यस सर। 500 यस सर। एक्स और फिर से ये 7 गुणा 2 1400 और फिर से माइनस 200 200x बराबर 2000। अब क्या हुआ, 500 माइनस 200 300 आ गए, 300 यस सर। आ गए, और 2000 में से ये 1400 उधर चले गए तो 600 बच गए। यस सर। अब जब 600 बचे तो x का मान देखो 2 आ गया, आ गया टू x का मान 2। टू आएगा। तो इससे पता चला कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर हमें हल चाहिए होगा तो उस हल में हम देख पाएंगे कि हमें दूसरे समीकरण की आवश्यकता पड़ रही है और वो सरलता से हमें दो चर के मान का बोध करा देता है। ठीक है, हमें पता चल जाता है सरलता से। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि इस रेखा पर जब इसका ग्राफ बना तो अनंत बिंदु है। अगर हम इस रेखा का ग्राफ बनाते तो इस पर भी अनंत बिंदु मिलेंगे। अब कितने के लिए x प्लस वाई बराबर 7? 2 और 5 ही 7 थोड़ी होते हैं, 3 और 4 भी तो 7 होते हैं, 1 और 6 भी तो 7 होता है, 6 और 1 भी तो 7 होता है। ऐसे हम इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स यहाँ एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर यस के सर। रूप में लाते रहेंगे, यस। साथ मिलता रहेगा। ठीक है, यस सर। तो समीकरण का कोई हल नहीं निकल पाएगा। तो हल निकल पाए समीकरण का दो वेरिएबल की, इसलिए दूसरे समीकरण की आवश्यकता पड़ रही है। और अगर वो प्रतिच्छेद कर गई दोनों रेखाएं एक दूसरे को तो हम उस बिंदु को, कॉमन बिंदु जो आया, उभयनिष्ठ बिंदु जो आया दोनों रेखाओं का, उसको हल के रूप में देख सकेंगे। क्या प्रश्न क्या बन गया धीरे धीरे करके इक्वेशन बनाते हुए? क्या कि 500 रुपए का एक बल्ला, 200 रुपए की एक गेंद, कुछ बल्ले और कुछ गेंदे 2000 रुपए के मिले हैं। अब एक्स और वाई जानना चाहते हैं कितने बल्ले और कितनी गेंदें लाए हैं। पता नहीं, हिट एंड ट्रायल से। हाँ, हमने चूंकि अभी समीकरण खुद ही लिखी थी तो अंदाज लगाया कि 2 और 5 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं विद्यार्थियों के लिए। क्या इस पर तो अनंत बिंदु बनेंगे और 2 और 5 इसका हल है, इसका क्या है। इसलिए पता चला कि दूसरी भी इंफॉर्मेशन जरूरत के लिए ले ले। तो हाँ, अब प्रश्न करो किस जगह कौन सी बात नहीं समझ पाई। पृष्ठभूमि में व्याख्या कर रहे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें हल जानने के लिए दो समीकरण चाहिए, दूसरी इक्वेशन की आवश्यकता पर प्रकाश डाल रहे थे। यस दूसरा सर। समीकरण जरूरत है, उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाल रहा था। अब क्या समझ में नहीं आया? सारी बात आ रही है क्या कि अगर ये भी दिया होता कि गेंद और बल्ले कितने आए हैं, टोटल 7 है, तो आसान होता इसका उत्तर जान पाना। क्यों? हमने यहां से निकाला y बराबर क्या है, 7 माइनस एक्स। 7 यस सर। वहां रख दिया तो इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई।
और एक वेरिएबल में इक्वेशन का हल जान पाना तुरंत आसान है कि अगर इधर 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, x का मान चाहिए तो 10 उधर जाके डिवाइड कर देगा, आंसर मिल जाएगा। मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं बार बार, क्या कह रहा हूं कि एक चर का जो समीकरण है वो आसानी से हल यस दे। सर। तो जब दो चर वाले समीकरण आते हैं उन समीकरणों में हमें दूसरे समीकरण की भी आवश्यकता पड़ जाती है। जा रहे हैं, इतनी चर्चा से 10वें की ओर पहुंच गए हैं। ठीक है, पाठ तुम्हारा छोटा है, इसके पहले ही रुक जाता है कि दूसरी इक्वेशन जरूरत है। वो दो चर वाले में बस इतना ही कह के रह जाते हैं कि इक्वेशन बना दीजिए। तो उन्होंने कहा 500 रुपए का एक बल्ला, कुछ बल्ले लिए गए, ठीक है, और 200 रुपए की एक गेंद, कुछ गेंदें ली गई, सब मिलके 2000 के हैं, तो एक इक्वेशन बना दीजिए। शायद पाठ यहीं पर रुक जाता है, 10वें की ओर नहीं। लेकिन हम अपनी व्याख्या को लेकर 10वें की ओर भी जाना चाहते हैं कि अगर इसके हल की जरूरत होगी तो हमें दूसरी इक्वेशन जरूरत पड़ेगी। पाठ में इसकी चर्चा किस तरह से है उसे आगे चलकर देखेंगे। अभी हमने ये चर्चा कर दी कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे, ठीक है, तब हम ये कहेंगे कि हमें दूसरी इक्वेशन की आवश्यकता होती है हल के जानने के लिए। हल को जानने के लिए हमें दूसरी इक्वेशन भी चाहिए, ठीक है। अब पाठ तक सीमित रहते हैं, वापस लौटते हैं क्या कि ग्राफ बनाए जाएंगे। ठीक है, दो चर हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पर कि हमारे पास ये कंसिडर किया गया कि कोई एक वस्तु है वो x है, कोई एक वस्तु है वो y है, दोनों वस्तुएं मिलकर 7 हैं, इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमारे पास कुछ पेन है और हमारे पास कुछ पेंसिल्स हैं, पेन एंड पेंसिल्स दोनों मिलकर हमारे पास 7 हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किस तरह की घटनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ पेन हैं, वो हमने x मान लिए, हमारे पास कुछ पेंसिल्स हैं, वो हमने y मान लिए, दोनों का योग पेन्स और पेंसिल्स का 7 है। तो इक्वेशन बन गई दो वेरिएबल की। ठीक है, दो वेरिएबल की इक्वेशन किस तरह की पृष्ठभूमि में समीकरण दे देता है, इसको देखने की जरूरत है। अब पाठ कहाँ जाता है, इनका हल मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा, कि केवल ग्राफ पर छोड़ दिया जाएगा और कुछ रेखाओं के लिए ग्राफ और कुछ समीकरणों के लिए ग्राफ देखा जाएगा। ठीक है, यही बात आ रही है। ठीक है, रेखाओं के लिए या समीकरण के लिए ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, अब कई बार ऐसा है कि हम ये भी देखेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड रेखाएं हमारे पास होंगी, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो हम इसे कैसे देखें। ठीक है, और यस सर। अगर एक वेरिएबल में ही इक्वेशन लिखी है तो क्या दूसरा वेरिएबल वहां सोच सकते हैं, ये सब बातें। और पाठ यहीं पर 10 मिनट बाद खत्म हो जाता है, आगे 10वें की ओर नहीं गए हैं। पाठ में तुम्हारे 10वें की ओर नहीं गए, हल नहीं मांगे गए बहुत। लेकिन अगर मांगे भी गए तो इस तरह से कि पहले ऐसे कह दिया, फिर कह दिया कि गेंद और बल्ले मिलाकर 7 हैं, तो फिर जानिए कि नहीं कितने बल्ले हैं और कितनी गेंदें हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कहा गया पाठ में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन सोचे। आइए, हमने एक इक्वेशन ली, कह रहे हैं क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, क्लियर है ना, इस तरह से ऐसे। तो माना कि कुछ दोनों ही फल हैं, एक फल x है और एक फल y है, दोनों ही फल संख्या 12 है। दो तरह के फलों की संख्या 12 है, एक तरह के फल x हैं और एक तरह के फल y हैं, इक्वेशन बन गई 12। एक तरह के फल x और एक तरह के फल y, दोनों की संख्या मिलकर 12 है, इक्वेशन बन गई। यस सर। अब इसका मीनिंग क्या निकला, देखें जरा। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जा रहा है, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस, मतलब ग्राफ क्या देता है, रेखा। ठीक है, रैखिक समीकरण की बात हो रही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये बात आई। अब रैखिक वही लीनियर की बात आई है, लीनियर इक्वेशंस।
लीनियर किससे बना? लाइन से बना। अब चूंकि x प्लस वाई अगर हम ऐसे लिख देते कि एक पॉलिनोमियल बहुपद लिखा गया, वो 2x है ना, प्लस 3। अब इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 1 ना, अगर बहुपद याद आ जाए। ठीक है, 2x की डिग्री क्या है? इसकी भी डिग्री 1 है। ठीक है, अब जब इनकी डिग्री 1 है, ऐसे ही हम देखें क्या कि अगर हम 3y लिख दें तो इसकी भी डिग्री 1 है। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू से 9, ऐसा कह दें, तो x और y की डिग्री, ये वाला एक डिग्री का इक्वेशन है। डिग्री क्या बनती है? हर टर्म देखो यहाँ पर एक डिग्री का है, ये वाला और ये वाला, बाकी ये कांस्टेंट टर्म 0 डिग्री का है। यस सर। यहाँ पर एक डिग्री कंसिडर कर रहे हैं इसका। ठीक है, एक डिग्री की इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनेगा तो वो लाइन बनाएगा। ठीक है, लाइन बनाएगा। ठीक, यस सर। इसलिए रैखिक समीकरण। ठीक है, अब आइए इसकी ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ बनाएं, देखें कि वास्तव में रेखा बन रही है, ये भी देखें। x और y, तो चाहे अगर हम ऐसे कर लें कि y बराबर 12 माइनस एक्स, ठीक है, तो हम यस देख सर। सकते हैं क्या कि हमने x और y कोरिलेट कर लिए कि y कैसा आएगा? हमेशा 12 माइनस एक्स आएगा। y कैसा आएगा? 12 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, यस सर। अभी x और y यस एक्सिस सर। की इक्वेशंस निकालेंगे। अभी x और y एक्सिस की भी इक्वेशंस निकालेंगे। ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। अब पहले ये देख लें, ग्राफ बनाएं इसका। अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 12 आ जाएगा। x का मान अगर हमने 0 लिया, देखो x बराबर 0 रखो तो यस सर। y का मान 12 आ रहा है, 12 यहाँ पर है। तो x के मान 0 के लिए y का मान 12, 12। 0, 12, ये याद आ गया। भुज यस सर। पहले लिखा जाता है और कोटि बाद में लिखी जाती है। सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस पे भुज आता है, दैट वी कॉल एब्सिसा, और सेकंड प्लेस पर ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डिनेट आता है, जिसको हम कोटि कह रहे हैं हिंदी में। तो भुज और कोटि से एक बिंदु के निर्देशांक बनते हैं। भुज और कोटि से, ये पिछले वाला पार्ट रिकॉल कर दिया निर्देशांक ज्यामिति का, कि भुज और कोटि से एक बिंदु दर्शा सकते हैं। ठीक है, यस अच्छा, सर। अब पहला पॉइंट आ गया। ऐसे ही अगर हम y बराबर चाहें कि 0 आ जाए, तो y बराबर 0 कब आएगा? जब x बराबर 12 हो। x बराबर यदि 12 रख देंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा, और वो हमने मान लिया कि x बराबर 12 यहाँ पर आया है। और ये पॉइंट जो हम लोग क्यों ले रहे हैं, इसके निर्देशांक कैसे लिखेंगे? x पहले लिखा जाता है भुज, और कोटि ऑर्डिनेट 0, क्योंकि x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो ये बताया था, ध्यान दें कि x एक्सिस पर जब पॉइंट्स लाई करते हैं तो उनका पॉइंट कैसे लिखा जाता है कोऑर्डिनेट का। ठीक है, देखो ऐसे ना, ये कोऑर्डिनेट कैसे बना? भुज में आर्बिट्रेरी ए ले लेते हैं, और चूंकि वाई एक्सिस, वाई पर हम चले ही नहीं है, वाई पर चूंकि चले ही नहीं है तो 0 है। और वाई एक्सिस पर जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि x 0 होता है और y कुछ होता है उसका मान। तो x एक्सिस पर लाई करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक व्यापक रूप से किस तरह लिखे जाते हैं? x एक्सिस पर कोटि का मान 0 रहता है, और x जहां पर आ चुके होते हैं वो लिख दिया जाता है भुज के रूप में। और y एक्सिस पर निर्देशांक कैसे लिखे जा रहे हैं? वहां पर व्यापक मान हमें मिलेगा कि x हमेशा 0 रहता है, और y का जो मान होगा वो लिख दिया जाएगा। अब ऐसे हमने देखा कि x बराबर 0 रखने पर y बराबर 12, और x बराबर 12 रखने पर y 0 है। तो पता चला कि अब आसानी से इन दोनों बिंदुओं P और Q को यदि जोड़ देंगे ऐसे, तो लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये लाइन आई जो यस रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई बराबर जी। 12। तो 12। इसके लिए हमने देखा कि हमें केवल दो बिंदु जरूरत पड़े x प्लस वाई का ग्राफ बनाने के लिए। दो बिंदु जरूरत पड़े, दो बिंदु,
अब कई बार ग्राफ बनाते वक्त 9th 10th में ये बात आ जाती है कि आपने दो ही बिंदु लिए हैं, आपके मार्क्स कट रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा असत्य है। मार्क्स जरूर काट सकते हैं, कह दें ठीक है तुमने, उसने देखो 8 पॉइंट दिखाए हैं, तुमने 2 ही पॉइंट दिखाए, लेकिन दो बिंदु अपनी तरह से पूरी तरह से सत्य हैं। क्यों? हम दो बिंदुओं से ये जान जाते हैं कि वो जो रेखा है वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को कहाँ प्रतिच्छेद करेगी। तो जब दो बिंदुओं से हमें पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लाइन यहाँ कट करेगी, तो दो बिंदु हमेशा समरेखी होते हैं। दो बिंदु हमेशा समरेखी माने जाते हैं। अगर ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई, तो दो पॉइंट हमेशा जुड़कर एक रेखा ही बनाते हैं। तो दो बिंदु हमें मिल गए कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी लाइन, वाई एक्सिस को लाइन कहाँ कट करेगी। दो बिंदु हमेशा समरेखी होते हैं। तो एक तेज बच्चा अध्यापक से यही बोल दिया था। क्या बोला उसने? उसने कहा कि तुम्हारे मार्क्स हम 3 देंगे 4 में, बाकी बच्चों ने 8-8 पॉइंट दिखाए हैं। वो बच्चा तेज था, उसने कहा 8-8 पॉइंट दिखाए हैं, ये बात तो ठीक है, हमने कम लिखा, हमने कम मेहनत की, इसलिए मेरे मार्क्स कट गए। वो बात आप कहिए, टीचर से उसने कह दिया, लेकिन आप ये ना कहिए कि ये कॉन्सेप्ट गलत है। उसने कहा ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। क्यों? दो बिंदुओं को जब भी जोड़ेंगे एक रेखा बनेगी, और हमने ये ज्ञात कर लिया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रेखा कहाँ कट कर रही है। हमने दोनों को जोड़ दिया, रेखा बन गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12। और आप ग्राफ देखिए, जिन्होंने 8 पॉइंट प्लॉट किए हैं उनकी भी रेखा तो यूं ही दिख रही है और यही है। ठीक है, क्लियर? और यस सर। कई बार 8 पॉइंट लेने के बाद भी गड़बड़ कर देते हैं, असली दिशा नहीं मिल पाती। तो ये भी टीचर ने देखा कि कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि उन्होंने 8 पॉइंट लिए लेकिन बड़े रैंडम है, तो पता चला वो दिशा खोज नहीं पा रहे हैं, लाइन किधर जा रही है। ऐसा भी हो जाता है। तब फिर ये कॉन्सेप्ट करेक्ट है कि यदि दो बिंदुओं को लेकर हम रेखा बना देते हैं तो गलत नहीं है। क्यों? दो बिंदु तो हमेशा समरेखी होंगे ना, दो बिंदु को जोड़ देंगे तो लाइन बनेगी। ठीक है, यस सर। आप अंदाज यस लगाइए, सर। दो बिंदु जोड़ेंगे वो सम रेखा एक रेखा में हमेशा मिल जाएंगे। तो फिर दो बिंदुओं से एक रेखा बन जाया करेगी आसानी से कि एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन देख लेंगे और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन देख लेंगे। अब ये हो गया, एक रेखा बना दी। चलिए अब एक्स और वाई एक्सिस की भी रेखाएं सोचें कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, इन्हें भी देखा जाए। एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस के समीकरण कैसे बनाए, ये देखना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, वाई एक्सिस का भी इक्वेशन चाहिए, ठीक है, वाई एक्सिस, इसकी समीकरण क्या बनेगी ये देखना है। एक्स एक्सिस पर हम आसानी से कह सकते हैं कि ये पॉइंट अगर हमने पी लिया, ये पॉइंट हमने क्यू लिया है, ये पॉइंट हमने आर लिया है, तो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे लें? मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार हम पी को कैसे लिखेंगे? हम 1 पर हैं, कोटि 0 है। क्यू को कैसे लिखेंगे? हम 2 पर हैं, भुज के रूप में, ठीक है, और कोटि 0 है। फिर आर हम कैसे लिख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि भुज 3 है और कोटि 0 है। व्यापक रूप से हमने पाया कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स ऐसे ही लिखे गए, a,0, ठीक है। तो हम पाए, अब अगर इस ए को हम लोग लिख लें यहाँ पर क्या कि आर्बिट्रेरी 1 2 3 नहीं, तो ए अभी हमने चूंकि कांस्टेंट ले लिया है, अगर उसे चर राशि में बदल दें कि ये ए कुछ भी हो, एक्स हो, ये ए कुछ भी हो, एक्स एक्सिस पर कोटि तो 0 ही रहेगी। ठीक है, यस सर। अब ना 1 लिया ना 2 लिया, निश्चित मान नहीं लिया, किसका? भुज का। भुज का निश्चित मान न लेकर, क्योंकि एक्स एक्सिस पूरी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसलिए हमने भुज को कोई भी चर राशि लेकर उसे व्यक्त कर दिया, क्योंकि चल रहे हैं ये ऐसे कोई भी पॉइंट, बहुत सारे अनंत बिंदु, उन अनंत बिंदुओं को
भुज के रूप में x दे दिया, ठीक है। यस सर। और x एक्सिस पर कोटि तो शून्य बना हुआ है। तो जरा इक्वेशन हम देखें कि x कितने हैं, एक x है ना, 1 इंटू एक्स, और y कितने हैं, 0 इंटू वाई, और ये क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गई x इक्वल टू कितना। अब ये ध्यान दे, इक्वेशन बनानी थी तो पता चला ये आ रहा है इधर, ठीक है। देखो अब क्या बना, x और ये कितना, ठीक है, ये x कंसिडर कर रहे हैं, y 0 ले रहे हैं, तो पता चला x प्लस 0y, ये कह रहे हैं 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 जो दिखाई दे रहा है, x इज इक्वल टू 0 जो बना वो किसके लिए बना, अगर x हम कंसिडर कर रहे हैं तो x इक्वल टू 0 अगर इक्वेशन बनी तो क्या वो x एक्सिस की इक्वेशन मान सकते हैं, नहीं मान सकते, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 अगर देखा जाए तो अभी x 0 ले रहा है, ठीक है, और y पर ये 0 ही है। तो हम देखें, ध्यान दें इस पर कि ये बात अभी बनी नहीं x एक्सिस और y एक्सिस के लिए। देखो ऐसे ही y एक्सिस की व्यापकता अगर हम देखें कि व्यापक स्वरूप में इक्वेशन लाएं तो y एक्सिस पर हम पॉइंट्स कैसे लिख रहे हैं, 0 कामा b, तो और इसी b को अब हमने व्यापक बना दिया 0 कामा y, ये आ रहा है। तो हम y एक्सिस पर क्या देख रहे हैं, शून्य देख रहे हैं, भुज का मान, और x एक्सिस पर हम शून्य देख रहे हैं, कोटि का मान। तो x एक्सिस की आसान इक्वेशन बनी क्या, y इज इक्वल टू 0 रहेगा, ये आया y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस पर जब आ रहे हैं तो इक्वेशन साफ बन रही है, x इज इक्वल टू 0, ये वेरी करता रहे कुछ भी, ठीक है, ये वेरी करता जाएगा y का मान, x तो निश्चित हो चुका है कि शून्य ही रहेगा ना y एक्सिस पर, ऐसे ऐसे x एक्सिस पर ऐसे ऐसे, तो कितना हो गया, यस सर। x इज इक्वल टू 0। तो ये बात ध्यान रहे, डिस्प्ले में दिया क्या कि x एक्सिस पर जो इक्वेशन बनेगी वो y का मान शून्य लेती है, इसलिए यही इक्वेशन है, और y एक्सिस पर x का मान शून्य रहता है, इसलिए इक्वेशन यही हो गया। अब इसको दो वेरिएबल में लिखना चाहते हैं तो y क्या है, 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो पता चला इसमें x है ही नहीं ना, तो ये 0x आया, दो वेरिएबल में हो गई। और इसमें देखें x है तो 1x है, और y है ही नहीं तो 0 इंटू वाई, इस तरह से 0, यस। ठीक है, ऐसे सही है, ठीक है, क्लियर है ना। देखो दो वेरिएबल में कैसे दिखी और एक वेरिएबल में ऐसे दिखी, वही इक्वेशन है दो वेरिएबल में, वही इक्वेशन है दो वेरिएबल में। यहाँ एक वेरिएबल में y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। कक्षा का समय समाप्त। कल फिर जब आगे आएंगे अगली कक्षा में तो इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। शुभकामनाएं, चलते हैं।